आज पढ़ना है ध्वनि यानी साउंड। साउंड क्या होता है? आवाज होती है। ठीक है, तो साउंड पढ़ना है। साउंड होता क्या है? तो साउंड साउंड क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। ध्वनि क्या होती है? एक ऊर्जा ही होती है ना। ध्वनि क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो ध्वनि जो होती है, अब जैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं तो हमारे देखो कंपन हो रहा है, गले में हो रहा है ना। तो ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? कंपन से। कंपन से उत्पन्न होती है। तो ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? कंपन से। तो ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? कंपन से उत्पन्न होती है। तो ध्वनि का जो तो मनुष्यों में ध्वनि उत्पन्न होती है। सबसे पहला ऑप्शन आता है, मनुष्यों में ध्वनि उत्पन्न होती है। हाँ, देख रहे हैं। तो मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न होती है तो किससे? वाक रज्जु से। वाक रज्जु। तो मनुष्यों में ध्वनि उत्पन्न होती है। मनुष्यों में ध्वनि उत्पन्न अंग कहते हैं या हिस्सा कहते हैं, वाक रज्जु। ठीक है, तो ध्वनि संचरण अब होती है। अब देखना, इसमें दिया गया है ध्वनि का संचरण। अब कैसा होता है संचरण, मतलब ध्वनि जाती कैसी है? तो ध्वनि, कभी ये सुना है आवृत्ति? सुना है? सुना है आवृत्ति? आवर्ती नहीं, आवृत्ति नहीं सुना। ध्वनि का संचरण, तो ध्वनि जिस पथ से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? माध्यम। जैसे माध्यम होते हैं। माध्यम क्या होता है? माध्यम कैसे कहते हैं? जिस पथ या रास्ते से ध्वनि गुजरती है उसे क्या कहते हैं? माध्यम। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे ठोस हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, या फिर निर्वात। क्या होता है? तरल इसमें आ जाएगा। द्रव उसी को तो कहते हैं। निर्वात, निर्वात भी कह दो। ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। ठीक है, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो माध्यम अधिकता तो यही सुनेंगे कि ठोस में, क्योंकि अगर जैसे ये ठोस है ना, ठोस है ना, हम इसमें मारेंगे तो आवाज हुई ना। द्रव, पानी में मारोगे, लिक्विड फॉर्म में कोई भी होगा तो उसमें भी आवाज होगी। गैसों में भी आवाज होती है, बस गैसों में हल्की आवाज होती है ना। जैसे गैस रिस रही हो, अब जैसे सिलेंडर हो, वहां से लीक करे तो उसकी भी आवाज आएगी, है ना। तो अब आता है वेग। तो ठोसों में वेग, वेग कह दें संचरण की गति। वेग, इसी को हम कहते हैं गति, बहने की गति। तो ठोसों में क्या होती है? ज्यादा। वेग जो होता है, वेग समझ लो गति है। वेग क्या है? गति। तो ठोस में ज्यादा होगा और द्रव में सबसे कम होगा। सबसे कम, और ये सबसे ज्यादा। और द्रव में नॉर्मल रहेगा, यानी इससे कम और इससे ज्यादा। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि
ध्वनि का वेग, किसका वेग, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस अवस्था में होता है या किस में होता है? तो ठोसों में, द्रव में, गैस में, निर्वात में, ऐसे ऑप्शन होंगे। तो ठोसों में, और सबसे कम किस में होता है? गैस। समझ गए? तो तीन ये होता है, देखो, ठोस में, द्रव में, गैस में, तीन चीजें होती हैं, याद रखना। अब आयाम क्या होता है? तो कंपन करने वाले किसी कण की मध्यमान स्थिति के एक ओर के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। देखो, अब आयाम बताएं। चलो, ये इतने में कोई दिक्कत है? तो ध्वनि क्या है? ऊर्जा है एक प्रकार की। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपन से उत्पन्न होती है। मनुष्य में ध्वनि किस हिस्से से या किससे उत्पन्न होती है? वाक्रज्जु से। माध्यम किसे कहते हैं? जिस पथ या रास्ते से ध्वनि गुजरती है उसे क्या कहते हैं? माध्यम। माध्यम ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। अब ठोसों में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है, और द्रव गैसों में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। इतनी चीजें समझ गए? ठीक है। अब चीज आती है आयाम। आयाम क्या होता है? आयाम तो जैसे ध्वनि गुजरती है ना, तो ये समझ लो उसका रास्ता है, ध्वनि का रास्ता है। तो जो, अब जैसे ध्वनि आई, यहां से निकली, मान के चलो, तो जो ये यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है ना, ये इसे क्या कहते हैं? आयाम। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ये अब याद करना पड़ेगा, है ना, मतलब सीखना पड़ेगा। तो आयाम क्या होता है? आयाम क्या होता है? कंपन करने वाले किसी ध्वनि, किसी कण के मध्यमान स्थिति के एक ओर के अधिकतम। तो देखो, किसी कंपन करने वाले, अब कंपन यहां से हो रहा है, तो कंपन हो रहा है, तो कंपन करने वाले कण की मध्यमान स्थिति के एक ओर। तो देखो, मध्यमान स्थिति के एक ओर, तो चाहे इसे ले लो, चाहे इस ओर का ले लो, चाहे इस ओर का, चाहे इस ओर का, तो एक ओर को क्या कहते हैं? आयाम। आयाम किसे कहेंगे? इसे कहेंगे। ये क्या होता है? आयाम। ठीक है। अधिकतम विस्थापन को, तो जो विस्थापन क्या कहलाता है? अगर ध्वनि यहां से स्टार्ट होती है और यहां पर आ रही है, तो ये क्या है? एक विस्थापन है। समझ गए? ये उसका विस्थापन हो गया। तो आयाम को किससे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक है। अब आते हैं आवर्तकाल। आयाम हो गया, अब आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? तो कंपन करने वाले किसी कण के एक कंपन पूरा करने के लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। अब जैसे यहां से लेकर यहां तक कंपन तो होगी, देखिए इसमें भी तो टाइम लगेगा। तो जो टाइम लगता है, आवर्तकाल क्या होता है? देखो, हमने बोल दिया है, परिभाषाएं अपनी याद करना है। तो आवर्तकाल क्या होता है? तो कंपन करने में लगा समय क्या होगा? क्या होता है? आवर्तकाल। कंपन करने में लगे समय को क्या कहते हैं? और आवर्तकाल को टी से डिनोट करते हैं। ध्यान देना, कैपिटल टी है, कैपिटल ए है। ठीक है। तो आयाम किसे कहते हैं? कंपन करने में किसी कण द्वारा अधिक एक ओर के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। और कंपन करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। ये दिमाग में बिठा लेना, वहां लिख कर आएगी परिभाषा। ठीक है। वहां पास पूछा जाएगा कि आयाम है, आवर्तकाल है, कि वो है, कि ये है, ऐसे चार ऑप्शन होंगे। या फिर कहा जाएगा आयाम कहते हैं, परिभाषा दी गई होंगी चार, तो पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। ठीक है। अब आयाम हो गया, आवर्तकाल हो गया। ठीक है। अब इसको अगर इंग्लिश में याद करना हो तो एम्पलीट्यूड, इसको क्या कहते हैं? ए से एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, और इसको कहते हैं, ये दिख रहा है,
है टाइम, TERIOD, ठीक है, टाइम पीरियड। आवर्ती, अब आवर्ती क्या होती है? आवर्ती को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो आयाम भी बता दिया, माध्यम भी बता दिया, वेग भी बता दिया, मनुष्यों में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, किस हिस्से द्वारा, वाक रज्जु द्वारा, और क्या पढ़ा? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और ध्वनि ठोस द्रव गैस में होती है, और सबसे अधिकतम ठोस में होती है, सबसे कम गैस में होती है। और क्या पढ़ा? आयाम हो गया, आवर्तकाल हो गया। आयाम कहलाता है किसी कण द्वारा कंपन करने में किया गया एक ओर का अधिकतम विस्थापन, कौन कहलाता है? आयाम। और आवर्तकाल क्या कहता है? आवर्तकाल क्या कहलाता है? हाँ, समझने के लिए इतनी चीजें पर्याप्त है ना? आगे इतना समझ में। अब आवर्ती आते हैं। आवर्ती क्या होती है? आवृत्ति क्या होती है? तो आवृत्ति पढ़ रहे हैं। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति, तो आवृत्ति को कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। अब जैसे हम बोलते हैं ना, तो जैसे ये बोल रहे हैं तो कंपन हो रहा है ना, तो एक आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या क्या होती है? आवृत्ति। समझ गए? किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहा जा सकता है? आवृत्ति। वो भी 1 सेकंड में, ठीक है। अब आवृत्ति का होता है ऐसा ही मात्रक, ठीक है। आवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जैसे एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, एफ से प्रदर्शित करते हैं। 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं आवृत्ति, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। हाँ, HZ से डिनोट करते, प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर, हाँ, हर्ट्ज कहते हैं। अगर जैसे वो कह रहे 1 सेकंड में 5 कंपन किए, तो ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी? 5 हर्ट्ज। जितने कंपन उतने हर्ट्ज, है ना। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं तो कम से कम 20 कंपन कर लिए हमने, मान लो 1 सेकंड में 20 कंपन कर लिए, तो इसकी कितनी, मतलब क्या होगा इसका मान? आवृत्ति क्या होगी? 20 हर्ट्ज। HZ से डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। अब आता है आवर्तीकाल और आवर्तकाल और आवृत्ति के बीच में संबंध। तो आवर्तकाल आवृत्ति का जस्ट अपोजिट होता है, याद रखना। तो आवर्तकाल जो होगा, आवर्तकाल को किससे डिनोट करते हैं? भूल गया, है ना? टी से। हाँ, आवृत्ति को के जस्ट अपोजिट होता है ना। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आवृत्ति को यहाँ भेज दें और आवर्तकाल को नीचे लाए, तो भी सही है। तो आवर्तकाल आवृत्ति का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, या कुछ भी कह दो, ठीक है, व्युत्क्रम होता है। तो आवर्तकाल आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है, या आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है ना। अगर देखो, कल हमने बताया था, किसी चीज में बताया था, क्षेत्रफल वाले में, कि अगर आवृत्ति ज्यादा होगी तो आवर्तकाल का मान ज्यादा निकलेगा, कम निकलेगा? कम निकलेगा। और अगर ये कम होगा तो आवर्तकाल का मान ज्यादा। यानी जितनी आवृत्ति अधिक होगी उतना समय, एक कंपन, आवर्तकाल क्या कहलाता है? एक कंपन मतलब लगा समय, यहां से लेके यहां तक का एक कंपन, है ना। लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं ना,
ठीक है। तो आवर्तकाल आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, अगर हमने 1 सेकंड में 20 कर ली है कंपन आवृत्ति, सॉरी कंपन हमने 20 कर लिए, तो आवृत्ति कितनी होगी? 20 हर्ट्ज, यही होगी। तो इसकी आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा ना। और अगर हम, और 1/20 का मतलब अगर हम इसको हल करें तो क्या आ जाएगा? यहाँ 0.05 इतना आएगा। और वहीं हम कहते हैं अगर आवर्तकाल हमारा कितना है, आवृत्ति कितनी है भाई? 5 है। 5 मान लो, 10 मान लो, ले 10 मान लिया, तो इसको हल करेंगे तो 0. क्या आएगा? 1। हाँ, 1 0 ले लो। ठीक है, यहाँ मतलब 5 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? 10। ऐसे मान के चलेंगे। तो आवर्तकाल सॉरी आवृत्ति जितनी कम होगी उसका आवर्तकाल उतना ही अधिक, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसका आवर्तकाल उतना ही कम। बस देखो, याद करने वाली चीज है ये, और समझने वाली चीज है, समझाने का तरीका बताता है ये सवाल, तो समझा दिया। बाकी वहां ये नहीं आना है, हमने सवाल समझा दिया बस। ठीक है। अब ध्वनि के अभिलक्षण होते हैं, जैसे उसका तीव्रता होती है, त्वरत्व होता है, क्वालिटी होती है ना, गुणवत्ता, किस प्रकार की ध्वनि है। अब जैसे मोबाइल में प्रबलता होती है ध्वनि की, कहाँ? आवाज बढ़ाते ना, एक साइड में आइकन आता ना, उसी को कहते हैं ध्वनि प्रबलता। कितना बढ़ाएंगे? 80-90 में होता है, 10-20 में। MX प्लेयर नहीं है ना। क्या देखो, अब प्रबलता पढ़ते हैं कि अभिलक्षण, मतलब इसकी अभिलक्षण, ध्वनि के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित है। देखो क्या क्या होता है अभिलक्षण। ध्वनि के अभिलक्षण होते हैं 3 अभिलक्षण। एक होती है प्रबलता, और तारतम्य होता है, और क्या होता है? गुणवत्ता। गुणवत्ता है ना। अब प्रबलता क्या चीज है हमने बता दिया था। प्रबलता क्या, अभी अभी हमने बताया ना, जैसे आवाज बढ़ाते हैं ना अपन, उसी को कहते हैं ध्वनि प्रबलता। तो प्रबलता ध्वनि का वही लक्षण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई पड़ती। जब हम मोबाइल में प्रबलता बढ़ाते हैं तो तेज सुनाई देगी, और स्लो कर देंगे तो धीमी, और बिल्कुल बंद भी हो जाती है। प्रबलता की इकाई डेसिबल होती है। तो ध्यान देना, ध्वनि प्रबलता की इकाई क्या होगी? डेसिबल। हाँ, ध्वनि प्रबलता की इकाई डेसिबल। शायद टीवी से डिनोट करते हैं, ऐसे फुल करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, स्मॉल वाला डी और कैपिटल वाला डी, ऐसे। डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता आयाम के कंपन पर निर्भर करती है। तो एक बात बताओ, ध्वनि की प्रबलता आयाम जो होगा ना, उसमें कंपन जितने अधिक होंगे तो उतने ही तो हम ध्वनि बढ़ा सकेंगे अच्छे से, उतनी ही अच्छी आवाज होगी। अब जैसे कंपन की संख्या एक ही है, तो अब भले किसी वीडियो में है, जैसे एक बार 1 सेकंड भी नहीं, हल्का सा हल्की सी आवाज कर दे, तो क्या हम पूरी वीडियो में वो आवाज सुनते रहेंगे? क्या नहीं सुनते रहेंगे। उसको उसके कंपन बढ़ाने होंगे जितने, जैसे हम बोल रहे हैं तो उनके कंपन क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना। बस। तो ध्वनि की प्रबलता आयाम के कंपन पर निर्भर करती है, ये पॉइंट याद होना चाहिए। तो ध्वनि की प्रबलता आयाम की कंपन पर निर्भर करती है। ठीक है।
अब जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, सितार के तार को हल्के से छोड़ा जाता है तो यह छोटे आयाम के कंपन करती है तथा एक पतली ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे सितार हुआ, गिटार हुआ, ये सब चीजें एक तार होता है, उनको हल्का सा टच करो तो वाइब्रेट होते रहते ना, वही तो कंपन होगा ना। अगर हमने हल्का सा छुआ है तो वो ज्यादा वाइब्रेट होंगे। तो इसी में दिया गया है जैसे आयाम दोगुना हो। आयाम क्या होता है, अभी बताया था, क्या होता है? आयाम क्या होता है? उसमें नहीं देखना है, बता दो आयाम क्या होता है। क्या होता है? ठीक से बोलो, सही बोल भी गई होंगी तो हमें सुना ही नहीं दिया है। बोलो जल्दी। याद देखो, ध्वनि की प्रबलता आयाम के कंपन पर निर्भर करती है। मतलब ध्वनि की प्रबलता हम किसके द्वारा पता करेंगे? जितने कंपन होंगे ना उतनी ही प्रबलता हम बढ़ा सकते घटा सकते हैं, इतना याद रखना। तो आयाम अगर दोगुना है, आयाम आयाम अगर आयाम क्या है? दोगुना, तो प्रबलता कितनी मिलेगी? प्रबलता में 4 के गुणज में वृद्धि होती है। तो आयाम दोगुना हो तो प्रबलता, जो प्रबलता है तुम्हारी, प्रबलता में क्या होता है? 4 के गुणज से वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, याद रखना। अगर प्रबलता दुगनी है तो 4 के गुणज से प्रबलता में वृद्धि होती है, वृद्धि यानी ऊपर की ओर लगा, याद रखना। ठीक है, तो 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि शारीरिक रूप से कष्टदायक होती है, याद रखना। तो मनुष्य के जो कान है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है, सुन सकता है। क्षमता बता रहा है कान की, ये नहीं कि 20,000 ही उसे सुना। ठीक है, उसकी क्षमता है कि वो इतनी ध्वनि सुन सकता है और इतनी माइनर ध्वनि सुन सकता है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। तो सामान्य श्वास, जैसे हम श्वास लेते हैं ना नॉर्मल खड़े, ये कितने डेसिबल की है? 10 डेसिबल की। ठीक है, जो सांस लेते हैं और ये फुसफुसाहट जो 5 मीटर पर है, जो तुम फुसफुसाते रहते हो, ठीक है, ये 30 डेसिबल की होती है, इसलिए हमें ज्यादा सुनाई देती है। ठीक है, और सामान्य वार्तालाप जैसे नॉर्मल बात करते तो 60 डेसिबल होती है। और व्यस्त यातायात, जैसे यातायात चल रहा है, देखो ये गाड़ियां जा रही ना, व्यस्त है ना, 70 डेसिबल का। और औसत उद्योग, तो उद्योग होते हैं, उसका औसतन दिया गया 80 डेसिबल। तो कारखानों में ही ऐसी आवाजें होती है जो 80 डेसिबल की आवाजें हम लोग सहन कर सकते हैं लंबे समय तक, मतलब ठीक ठाक समय तक। ठीक है, तो इसकी सरणी बना लेना। सामान्य श्वास मतलब 10 डेसिबल, और फुसफुसाहट 30 डेसिबल, और 60 डेसिबल में क्या था? नॉर्मल बात है, और 70 डेसिबल सामान्य यातायात, और औसत हो गया ना याद? ठीक है, टाटा, जा रहे हैं हम घूमने, बाय।